14 अप्रैल 1932 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कैवेंडिश प्रयोगशाला में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड की देखरेख में काम करने वाले भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट वॉल्टन और जॉन कॉकक्रॉफ्ट एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो दुनिया को बदल देगा। ये दोनों लोग अपने वरिष्ठ सहयोगी द्वारा 1919 में किए गए शोध पर काम कर रहे थे, जब उन्होंने क्षयशील रेडियम परमाणुओं से निकलने वाले अल्फा विकिरण से नाइट्रोजन कणों को विघटित करने में सफलता पाई थी। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु खोज को आगे बढ़ाने के लिए 1000 पाउंड के शोध अनुदान के बाद अपने सहयोगियों को परमाणु को फाड़ने वाले यंत्र के डिजाइन का काम सौंपा। इस यंत्र को कॉकरॉफ्ट वॉल्टन त्वरक कहा गया और लिथियम आधारित लक्ष्य पर इसका उपयोग करना था। शीशे की परत वाली एक सुरक्षित कक्ष से वैज्ञानिकों ने जिंक सल्फाइड के एक टुकड़े पर छोटे चमकदार धब्बे बनते हुए देखे, जिससे परमाणु के पहले कृत्रिम विघटन की पुष्टि हुई। संक्षेप में, यह पहली बार था जब मानव ने परमाणु विभाजन किया था। कॉकक्रॉफ्ट और वॉल्टन को इस उपलब्धि के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, परंतु इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक शोध और खोज का एक नवीन क्षेत्र आरंभ किया था। कैम्ब्रिज में हो रहे अनुसंधान में शामिल एक जिज्ञासु व्यक्ति जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी लियो स्चिलार्ड थे। शोध समीक्षा के दौरान उन्हें एक शानदार विचार आया। अगर एक परमाणु पर न्यूट्रॉन दागने से 2 न्यूट्रॉन निकले और फिर वे अन्य परमाणुओं से टकराए और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए, तो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होगा, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है। स्चिलार्ड को उस समय पता नहीं था, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से परमाणु बम के मूल सिद्धांत को तैयार कर लिया था। परमाणु बमों ने अकल्पनीय शक्ति का वादा किया था और वे दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते थे। इसलिए दुनिया की सभी शक्तियों ने इसे पूरी ताकत से अपनाया, क्योंकि उन्हें डर था कि परमाणु युग में पिछड़ने से उनका प्रभाव कम होगा। यह कहानी है कि कैसे ब्रिटेन, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टूटा बिखरा था, हाइड्रोजन बम की खोज से दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्तियों में फिर से अपनी जगह बनाने में सफल रहा। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। स्चिलार्ड ने अपने सिद्धांत पहले ब्रिटिश नेवल एडमिरल्टी को दिए, फिर वे अमेरिका गए, जहां 1939 में उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा। उन्होंने रूजवेल्ट को समझाया कि इस तरह की न्यूक्लियर प्रतिक्रिया एक विशाल यूरेनियम के टुकड़े से प्राप्त की जा सकती है, जो हथियार के केंद्र में हो और पारंपरिक विस्फोटकों द्वारा ट्रिगर किया जाए। उन्होंने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जल्द ही चेन रिएक्शन बम नहीं बनाया, तो नाजी, जिन्होंने उनके देश पर कब्जा किया था, विकृत सोच के साथ इसमें आगे निकल जाएंगे और इसका नतीजा विनाशकारी होगा। पत्र पर नाजी अत्याचार से भागे प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी हस्ताक्षर था। जर्मन शरणार्थी वैज्ञानिकों ने एडोल्फ हिटलर के वैज्ञानिकों से पहले ऐसे हथियार बनाने का सुझाव दिया था। अमेरिका उस महत्वपूर्ण क्षण में अकेला देश नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन में ओटो फ्रिश और रूडी पेलरिस ने चेन रिएक्शन बम के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका समय भाग्यशाली था, क्योंकि यह एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से मेल खाता था, जो ब्रिटेन को नए युद्ध के तूफान से निकालकर परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं को समझते थे। 10 मई 1940 को विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर नेविल चैम्बरलेन का स्थान लिया। चर्चिल, अगर और कुछ नहीं तो, ब्रिटिश राजनीति में एक तरह से विद्रोही शख्सियत थे। उनकी राजनीतिक यात्रा में कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो कुछ ने नापसंद किया। इसमें कई ऊंचाइयां और भयानक गलतियां थीं, जिसके चलते उन्होंने अंतर युद्ध के दौरान ज्यादातर समय राजनीति से दूर पत्रकारिता में बिताया। चर्चिल को परमाणु विज्ञान की संभावनाओं का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने परमाणु युग के भविष्य के बारे में विस्तार से लिखा और बोला, विज्ञान की अपनी समझ और अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए चर्चिल ने परमाणु बम पर काम शुरू करने की अनुमति दी, इस आशा के साथ कि यह दुनिया का पहला बम होगा। ट्यूब एलॉयज नामक यह प्रोजेक्ट, जिसमें ब्रिटिश, कनाडाई और जर्मन शरणार्थी वैज्ञानिक शामिल थे,
परमाणु हथियारों और ऊर्जा की जांच कर रहा था। दिसंबर 1941 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तब तक यह उन्नत चरण में था। वैज्ञानिक परियोजना की तकनीकी कठिनाइयों के अतिरिक्त ट्यूब एलॉयज को अपने लक्ष्य प्राप्ति में दो प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के लिए पहली बाधा संसाधनों की कमी थी, क्योंकि वह यू बोट्स से घिरा था और उत्तर अफ्रीका में युद्ध तथा एशिया में जापान के खिलाफ लड़ रहा था, जिसके कारण टीम को जितने संसाधन चाहिए थे उतने उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बाधा यह थी कि इस जिलार्ड और आइंस्टीन सहित अन्य लोगों के आग्रह पर रूजवेल्ट ने एक अमेरिकी परमाणु बम कार्यक्रम शुरू किया था और अमेरिकी टीम को विदेशी प्रतिस्पर्धा पसंद नहीं थी। चर्चिल ने स्वीकारा कि दो अलग मित्र देशों की परमाणु परियोजनाएं हानिकारक थी। दोनों टीमों के संसाधनों और प्रतिभाओं को मिलाकर एक हथियार बहुत जल्दी विकसित किया जा सकता था और युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अगस्त 1933 में कनाडा के क्यूबेक शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चिल और रूजवेल्ट ने ट्यूब एलॉयज को मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक अमेरिकी कार्यक्रम में मिलाने पर सहमति जताई। विलियम पेनी, एक प्रतिभाशाली अंग्रेज गणितज्ञ और गणितीय भौतिकी के प्रोफेसर, यूके से भेजे गए लोगों में से एक थे। रॉयल नेवी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, क्योंकि वे उन्हें डी डे की तैयारी में अमूल्य योगदान के कारण अमेरिकियों के लिए खोना नहीं चाहते थे। परंतु मैनहट्टन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई। अपने अमेरिकी सहयोगियों की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद कि वे उन्हें और उनके एंग्लो कनाडाई सहयोगियों को शामिल करें, पेनी ने बहुत जल्दी उनका सम्मान हासिल कर लिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक मेजर जनरल लेस्ली ग्रोव्स जूनियर ने कहा कि पेनी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिनकी राय वे सबसे ज्यादा पूछते थे, क्योंकि वह अक्सर सबसे ठोस होती थी। ब्रिटिश और कनाडाई विशेषज्ञता और अनुसंधान को पहले से किए गए अमेरिकी और स्वतंत्र जर्मन कार्य के साथ जोड़ने पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने अपेक्षाकृत तेजी से प्रगति की। अमेरिकी परमाणु इतिहासकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक रिचर्ड रोड्स ने 1997 में यूके के चैनल 4 को दिया। एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर ब्रिटिश और उनके साथ कनाडाई तकनीकी और राजनीतिक योगदान नहीं होता तो अमेरिका शायद इस परियोजना को जारी नहीं रखता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संसाधन लगे थे, जो लगभग उतने ही थे जितने बाद में एक आदमी को चांद पर भेजने में लगे। हालांकि इतनी करीबी साझेदारी के बावजूद अमेरिकी टीम ने अपने विदेशी सहयोगियों को केवल विशेष कार्यों और जिम्मेदारियों में ही शामिल किया। इसका मतलब यह था कि पेनी को भी उस कार्य का पूरा चित्र स्पष्ट रूप से नहीं पता था जो किया जा रहा था। 16 जुलाई 1945 को इस परियोजना ने इतिहास में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया। न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर ब्रिटिश टीम को पूरी प्रणाली के बारे में नहीं, बल्कि केवल उन हिस्सों के बारे में पता था जिन पर उन्होंने स्वयं काम किया था या जिनके बारे में सैद्धांतिक जानकारी थी। उन्हें यकीन था कि वक्त के साथ वे बाकी रहस्यों को भी जान लेंगे। आखिरकार उन्होंने अपनी रिसर्च और ज्ञान अच्छे विश्वास के साथ सौंपा था कि वे इसके फलों में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका लगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के एक माह बाद अमेरिकी नीति निर्माताओं ने इतिहास में हेरफेर करने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम पूरी तरह अमेरिकी हथियार बन गया और उन्होंने परमाणु हथियारों पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। जब एक सोवियत भगोड़े ने 1944 की शुरुआत में परमाणु रहस्यों को मास्को तक पहुंचाने के लिए कई ब्रिटिश और कनाडाई वैज्ञानिकों को फंसाया, तो अमेरिकियों ने अपने सुपर वेपन के रहस्यों की सुरक्षा कड़ी कर दी। युद्ध समाप्ति के एक वर्ष के भीतर अमेरिका ने मैकमोहन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसने ब्रिटेन सहित सभी देशों के साथ परमाणु रहस्यों के आदान प्रदान और सहयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। पेनी और उनकी टीम ब्रिटेन लौटी, ठगा हुआ महसूस करते हुए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं के उस पार अमेरिका का सहयोगी ब्रिटेन बुरी तरह से टूट चुका था। 5 साल तक यू बोट्स की वजह से भुखमरी और लुफ्टवाफे की बमबारी से जूझ रहा था, जबकि विशाल भूभाग
जहां से बम वर्षक और परिवहन विमान यूरोप की ओर उड़ान भरते थे, अब बेकार और अनुपयोगी पड़े थे। युद्ध के बाद का नया ब्रिटेन अभी भी एक साम्राज्यवादी शक्ति था, लेकिन उसके पास जश्न मनाने के कम कारण थे। कभी अमर दिखने वाला साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था। उपनिवेश या तो स्वतंत्र हो रहे थे या राष्ट्रमंडल में बदल रहे थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा परमाणु बम कार्यक्रम में भागीदारी रोकना और भी दुखदायी था। जब ब्रिटेन की आर्थिक और साम्राज्यवादी शक्ति घट रही थी, तो परमाणु शक्ति बनना एक आदर्श विकल्प लगा, जिससे लंदन को वैश्विक प्रभाव बनाए रखने का अवसर मिला। विंस्टन चर्चिल ने 1945 के आम चुनाव में हार के बाद भी विपक्ष के नेता के रूप में क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार से ब्रिटिश परमाणु बम के विकास को जारी रखने की मांग की। स्वाभाविक रूप से अमेरिका इस कदम के खिलाफ था और उसने एटली को समझाने की कोशिश की, यह वादा करते हुए कि अमेरिकी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ब्रिटेन की रक्षा के लिए किया जाएगा, चाहे सीधे तौर पर सोवियत संघ के साथ तीसरे विश्व युद्ध में न भी हो, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अमेरिका खुद को बढ़ते रेड खतरे को नष्ट करके सुरक्षित करता है। हालांकि इससे बहुत कम गारंटी मिलती थी, पर एटली सरकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण था कि इससे वे वॉशिंगटन पर निर्भर और विश्व मामलों में गैर स्वतंत्र दिखते थे। इसलिए जब 8 जनवरी 1947 को एक मंत्री समिति इस परियोजना को जारी रखने या बंद करने पर चर्चा करने मिली, तो निर्णय पहले से ही तय था। लेकिन इसमें विवाद भी था। परियोजना के लिए आवश्यक धन और संसाधन अत्यधिक थे, विशेषकर जब ब्रिटेन अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए जूझ रहा था। ब्रिटिश विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन के अनुसार, हमें यह चीज यहां चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमें इसके ऊपर यूनियन जैक का झंडा लगाना है। उद्धरण समाप्त। यह भी उम्मीद थी कि अगर ब्रिटेन कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका को यह दिखा सके कि उसके पास अपना खुद का परमाणु शस्त्रागार बनाने की क्षमता है, तो अमेरिका को इस बात के लिए मनाया जा सकता है कि वह ब्रिटेन को अपनी परमाणु तकनीक में शामिल कर ले, जिससे लंदन को अमेरिकी परमाणु हथियार सीधे खरीदने की अनुमति मिल जाए, बजाय इसके कि वे अपने भविष्य के हथियार खुद डिजाइन और बनाएं, जो ज्यादा महंगा पड़ता। एक बार फिर ब्रिटिश प्रयास का नेतृत्व पेनी करेंगे, क्योंकि वे न केवल सबसे अनुभवी थे, बल्कि जैसा कि बाद में पता चला, उनके पास अभी भी कई अमेरिकी सहयोगी थे जिनसे वे जरूरत पड़ने पर कुछ समस्याओं पर चर्चा कर सकते थे। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद ली और मिलकर ब्रिटिश बम पर काम शुरू किया। एटली और उनकी सरकार के लिए बम की अहमियत बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें लगातार शत्रुतापूर्ण होते सोवियत संघ का सामना करना था, जिसने 1947 में पश्चिम बर्लिन के लिए सभी जमीनी रास्ते बंद कर दिए, जिससे बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू हुआ। पेनी और उनकी टीम ने हाई एक्सप्लोसिव रिसर्च नाम से वुल्विच के रॉयल आर्सेनल में अपना काम शुरू किया। 1988 में बड़े स्थल की आवश्यकता के कारण इसे पूर्व रॉयल एयर फोर्स बेस रॉयल एयर फोर्स ऑल्डर मास्टन में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि बम के कोर के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन कुम्ब्रियन तट पर विंडस्किल सुविधा में किया गया। तकनीकी, राजनीतिक और नौकरशाही बाधाओं के बावजूद पेनी ने ब्रिटिश प्रयास को आगे बढ़ाना जारी रखा। फिर वह खबर आई जिससे पश्चिम में सभी सबसे अधिक भयभीत थे। 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने अपना खुद का परमाणु बम परीक्षण किया। 22 किलोटन का RDS-1 डिवाइस अमेरिकी फैटमैन बम के समान था। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 1950 के मध्य तक सोवियत संघ के पास बम नहीं होगा। इस सफलता से उन्होंने माना कि इसमें सोवियत विज्ञान से ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन में सोवियत जासूसों का हाथ था। बम विस्फोट से पहले ही ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को शक हुआ कि जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस फुट्स, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करते थे, सोवियत संघ को यूरेनियम प्रोसेसिंग की जानकारी दे रहे थे। सितंबर 1945 में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने कबूल किया। क्लाउस की पूछताछ में अमेरिका और ब्रिटेन के बम परियोजनाओं के कई सदस्यों के नाम सामने आने से दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार विकास के मामलों में संबंध खराब हो गए।
अमेरिका ने ब्रिटेन को परीक्षण स्थल देने से भी इनकार कर दिया, जिससे उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मदद लेनी पड़ी। 1952 में पेनी अपना बम परीक्षण करने के लिए आखिरकार तैयार थे। ब्रिटिश बम को किसी मंच पर विस्फोटित करने या विमान से गिराने के बजाय उसे एक निष्क्रिय रॉयल नेवी विध्वंसक HMS प्लायमाउथ के पतवार के अंदर रखा जाएगा, जिसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के पास मोंटेबेलो द्वीप समूह में ट्रिमोइल द्वीप के मेनबे के पास लंगर डाला जाएगा। यह विकल्प जानबूझकर इसलिए चुना गया था क्योंकि उस समय यह डर था कि सोवियत संघ राष्ट्रीय सुरक्षा को धोखा देकर मालवाहक जहाजों द्वारा परमाणु बम पश्चिमी बंदरगाहों में तस्करी कर तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा और लंदन या वॉशिंगटन में सरकारी नेताओं को मारने के लिए उन्हें विस्फोटित करेगा। ऑपरेशन हरिकेन के तहत 3 अक्टूबर 1952 को 7 किलो परिष्कृत प्लूटोनियम बम के अंदर रखा गया और जब ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश बेड़े पीछे हट गए तो बम को विस्फोटित किया गया और ऐसा करके ब्रिटेन को तीसरी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। 25 किलोटन की शक्ति के साथ इस बम की क्षमता हिरोशिमा को नष्ट करने वाले 15 किलोटन के हथियार से कहीं अधिक थी और हाल ही में डाउनिंग स्ट्रीट में फिर से चुने गए सर विंस्टन चर्चिल से ज्यादा कोई खुश नहीं था। समस्या यह थी कि अगर परमाणु बम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो वह सिर्फ एक अत्यंत खतरनाक पेपरवेट बन जाता है। युद्ध के बाद RAF के बॉम्बर कमांड के पास रणनीतिक बमबारी के अपने मुख्य मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त विमान थे, जिसका श्रेय युद्धकालीन ब्रिटिश विमान निर्माण कार्यक्रम को जाता है। प्रसिद्ध युद्धकालीन एवरो लैंकेस्टर ने शुरुआत में मुख्य बॉम्बर के रूप में थोड़े समय तक सेवा दी, फिर इसे एवरो लिंकन नामक उन्नत संस्करण ने बदल दिया। एक समस्या थी, जेट चालित लड़ाकू विमानों के आने और रडार प्रौद्योगिकी में सुधार ने बॉम्बर्स को कमजोर बना दिया था। कमांड के लिए एक राहत की बात 1949 में आई, जब खूबसूरत और क्लासिक इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा ट्विन इंजन जेट बॉम्बर आया। यह विमान असाधारण रूप से सफल रहा और 21वीं सदी तक विभिन्न भूमिकाओं में सेवा करता रहा। उस समय इसकी प्रदर्शन क्षमता इतनी शानदार थी कि संयुक्त राज्य वायुसेना ने भी इसका एक अमेरिकी संस्करण मार्टिन एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित और B-55-7 के रूप में नामित अपनाया। दुर्भाग्यवश RAF के मीडियम क्लास बॉम्बर के रूप में इसमें रणनीतिक बॉम्बर मिशन के लिए आवश्यक रेंज और वॉरलोड की कमी थी। ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री को मजबूरन अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी ताकि वे लिंकन विमानों की जगह लेने के लिए अस्थायी विमान ढूंढ सकें, जबकि उन्होंने भारी पहली पीढ़ी के ब्रिटिश परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी के उच्च प्रदर्शन वाले जेट बॉम्बर्स की मांग जारी रखी। इस अमेरिका के पास ब्रिटेन की तरह कई विमान थे, जिनमें बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस सबसे उल्लेखनीय था। इसे युद्ध का सर्वश्रेष्ठ बॉम्बर माना जाता है और इसी ने हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर इतिहास रचा था। रॉयल एयर फोर्स ने 87 B-29 विमान उधार लिए, जिन्हें कई वर्षों के भंडारण के बाद 1921 में फिर से ऑपरेशनल किया गया। रॉयल एयर फोर्स सेवा में इस विमान को वॉशिंगटन B-1 के नाम से जाना जाता था। अमेरिका में B-29 को स्नेह से याद किया जाता है, लेकिन रॉयल एयर फोर्स में वॉशिंगटन को वैसे याद नहीं किया जाता। यह लिंकन से बेहतर प्रदर्शन देता था, लेकिन अप्रचलन के कगार पर था, जैसा कि कोरिया के आसमान में अमेरिकी B-29 को सोवियत MiG-15 जेट द्वारा भारी नुकसान पहुंचाने से साबित हुआ। तकनीकी रूप से रॉयल एयर फोर्स के पास अब एक ऐसा विमान था जो पहली पीढ़ी के परमाणु हथियारों को ले जा सकता था, भले ही युद्ध के समय ये हथियार शुरू में अमेरिका द्वारा ही उपलब्ध कराए जाने थे। हालांकि इस बारे में कभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ। हालांकि तब भी B-29 मुश्किल से ही यह भूमिका निभाने में सक्षम था। समस्या सिर्फ परमाणु बम को आसमान में उठाने की नहीं थी। सैद्धांतिक रूप से लैंकेस्टर भी बम ले जा सकता था, पर वास्तव में विमान को इतना ऊंचा और तेज उड़ना पड़ता था ताकि धमाके से बच सके।
हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले में इस्तेमाल किए गए विमानों का वजन कम करने के लिए उनके सारे अनावश्यक हिस्से निकाल दिए गए थे, ताकि बम गिराने के बाद उनकी रफ्तार और ऊंचाई बढ़ सके। फिर भी धमाके के बाद विमान भयंकर कंपन से जूझता रहा, भले ही बम नए हथियारों की तुलना में छोटे थे। इसलिए अनुमान लगाया गया था कि नए हथियारों को गिराने से हमला करने वाले B-29 या वॉशिंगटन विमान भी नष्ट हो सकते हैं। दुश्मन की उन्नत होती रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए इसे उच्च प्रदर्शन देना होगा। ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री इन समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थी, यहां तक कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने अपनी पहली परीक्षण बम भी नहीं बनाई थी। इसलिए उन्होंने 1944 में ही परमाणु हथियारों के अनुमानित आकार और शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक नए जेट संचालित बॉम्बर के संभावित विनिर्देशों की जांच शुरू कर दी थी। इससे युद्ध समाप्त होने के 1 साल बाद स्पेसिफिकेशन B-30, 35, 46 जारी किया गया। इसमें एक जेट संचालित स्विफ्ट विंग बॉम्बर की जरूरत बताई गई थी, जिसकी क्रूजिंग स्पीड 500 नॉट्स से ज्यादा, सर्विस सीलिंग कम से कम 55,000 फीट हो और इसमें विमान तकनीक की कुछ नवीनतम उपलब्धियां शामिल हों, जिनमें से कुछ कब्जा किए गए जर्मन शोध से आई थी। युद्धोपरांत ऑनर्डरों की कमी और ब्रिटेन द्वारा परमाणु हथियार कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने के कारण हर प्रमुख ब्रिटिश विमान निर्माता इस लाभदायक और संभावित जीवन रक्षक अनुबंध को पाने को उत्सुक था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी संभावनाओं को सीमित न करते हुए आवरो और हैंडली पेज के 2 डिजाइन को उत्पादन के लिए चुना। यह कदम अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि युद्ध के दौरान ये कंपनियां बॉम्बर कमांड की रीढ़ थीं, जिन्होंने लैंकेस्टर और हैलिफैक्स बॉम्बर का निर्माण किया था। उत्तरी आयरलैंड के शॉर्ट ब्रदर्स को, जो फ्लाइंग बोट्स और युद्ध के दौरान शॉर्ट स्टर्लिंग भारी बम वर्षक का निर्माण करते थे, एक तीसरे विमान के निर्माण का अनुबंध दिया गया। यह अवरो और हैंडली पेज के विमानों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसे शॉर्ट SA-4 स्पेरिन नाम दिया गया। यह मूल रूप से एक पूरी तरह पारंपरिक युद्धकालीन बम वर्षक था, लेकिन इसमें 4 रोल्स रॉयस एवॉन जेट इंजन लगे थे, जो 2 इंजन नैसेल्स में ऊर्ध्वाधर जोड़ों में लगाए गए थे। हालांकि असफल दावेदारों में से एक विकर्स, जिन्होंने प्रसिद्ध वेलिंगटन बम वर्षक का निर्माण किया था, जो बॉम्बर कमांड के शुरुआती युद्ध प्रयासों में दबदबा रखता था, को लगा कि उनके पास इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच कुछ पेश करने लायक है। जॉर्ज एडवर्ड्स, विकर्स के मुख्य डिजाइनर, ने एक पूर्ण गंभीर बम वर्षक के लिए पैरवी की, जो परखी गई तकनीकों और सामग्रियों से बना हो, पर इसमें नए प्रकार के विमानों के उन्नत डिजाइन तत्व शामिल हो। एयर मिनिस्ट्री का ध्यान वास्तव में उनके वादे ने खींचा कि वे 3 साल में एवरो और हैंडली पेज से काफी आगे एक काम करने वाले प्रोटोटाइप को उड़ान भरवा सकते हैं। बर्लिन नाकाबंदी के बाद यूरोप की बिगड़ती हालत देख एयर मिनिस्ट्री ने विकर्स को परीक्षण हेतु एक प्रोटोटाइप का अनुबंध दिया। शुरुआत में विकर्स ने 6 इंजनों वाले स्विफ्ट विंग डिजाइन के साथ रक्षात्मक हथियारों के साथ एक विमान डिजाइन किया था, लेकिन जैसे ही अधिक शक्तिशाली रोल्स रॉयस एवॉन टर्बोजेट इंजन उपलब्ध हुए, इंजनों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई। प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रक्षात्मक हथियारों को हटा दिया गया। यह दुश्मन के अवरोधन से बचने के लिए गति और ऊंचाई का प्रदर्शन करता है, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में डी हैविलैंड मॉस्किटो बॉम्बर्स ने किया था। हैरानी की बात है कि उस समय विमान अनुबंधों में देरी आम थी, फिर भी एडवर्ड्स ने अपना वादा निभाया और सिर्फ 27 महीनों बाद 18 मई 1951 को पहला प्रोटोटाइप आसमान में उड़ गया, जिससे स्पेरिन तुरंत ही अनावश्यक हो गया और उसे समाप्त कर दिया गया। पहले प्रोटोटाइप का इंजन 1 साल से कम में आग लगने से नष्ट हो गया, फिर भी परीक्षण निर्बाध जारी रहा। बॉम्बर कमांड के विमानों का नाम पारंपरिक रूप से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के शहरों के नाम पर रखा जाता था, लेकिन इन 3 नए विमानों के साथ बमबारी में इतना बड़ा बदलाव आया कि इस परंपरा को तोड़कर हर विमान का नाम V अक्षर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस तरह एवरो के विशिष्ट डेल्टा विंग वाले विमान को वल्कन नाम दिया गया, जबकि हैंडली पेज के चिकने और लगभग विज्ञान कथा जैसे दिखने वाले विमान को विक्टर नाम मिला। विकर्स में एक नाम के लिए कर्मचारियों के बीच मतदान कराया गया और एक नाम सबसे ऊपर आया, वैलियंट।
सामूहिक रूप से इन 3 परमाणु बमवर्षकों को वी फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। वल्कन, विक्टर और वैलियंट। विमान को जल्दी सेवा में लाने की इच्छा से पहले प्रोटोटाइप के उड़ान भरने से पहले ही 25 वैलियंट्स का ऑर्डर दे दिया गया। वैलियंट B2 एक संशोधित संस्करण को निम्न स्तर की घुसपैठ और पाथफाइंडर भूमिका के लिए विकसित किया गया था, जिससे उच्च ऊंचाई वाले बम वर्षकों द्वारा हमले के लिए लक्ष्य को चिन्हित किया जा सके, जैसा युद्ध के दौरान मॉस्किटो ने किया था। आधुनिक नेविगेशन उपकरणों के कारण इस संस्करण और मिशन को छोड़ दिया गया। इस 8 फरवरी 1955 को पहले ऑपरेशनल वैलियंट B1 को RF को सौंपा गया और वी फोर्स ऑपरेशनल हो गई, जिसका मुख्य हथियार ब्लू डेन्यूब हथियार थे। वुल्कन और उसके 1 साल बाद विक्टर आया। यद्यपि बाद के विमानों जितना उन्नत नहीं था, वैलियंट ने कई लोगों को प्रभावित किया, जिसमें यूएस एयरफोर्स भी शामिल थी, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक एयर कमांड द्वारा आयोजित बमबारी प्रतियोगिताओं के दौरान इसके प्रदर्शन को देखा था। यह बात ब्रिटिश राजनेताओं को बहुत पसंद आई, जो अपने हिचकिचा रहे सहयोगी को ब्रिटेन की अहमियत दिखाना चाहते थे। हालांकि असली सबूत 11 सितंबर 1956 को दिखाया गया। RAF की एक विमान किस्म B1 एडविन फ्लावेल की कमान वाले 49 स्क्वाड्रन को ब्रिटिश परमाणु हथियार का पहला लाइव ड्रॉप करने का कार्य सौंपा गया था। 1956 में मारालिंगा में किए गए 3 परमाणु परीक्षणों में से यह एक एयर ड्रॉप था। ऑपरेशन बफेलो में यह सबसे कठिन परीक्षण था। इसमें कई चिंताएं उठी, जिससे ब्लू डेन्यूब हथियार की शक्ति घटाकर केवल 3 किलोटन कर दी गई। वैलियंट के बम एमर फ्लाइट लेफ्टिनेंट एरिक स्टेसी द्वारा निर्देशित और छोड़ा गया बम लक्ष्य से लगभग 91 मीटर बाईं ओर और 55 मीटर कम दूरी पर गिरा, जो 150 मीटर या 490 फीट की ऊंचाई पर 1527 घंटे पर विस्फोट हुआ। परमाणु हमले के लिए यह अत्यंत सटीक था। बाद में 2 बादल बने, एक निचला लगभग 2100 मीटर या 7000 फीट पर और एक ऊपरी 3700 मीटर या 12000 फीट पर। इन बादलों ने दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के आबादी वाले इलाकों में रेडियोधर्मी गिरावट जमा कर दी थी, हालांकि स्तर नगण्य था। फ्लैवेल और स्टेसी को 1,2957 के नए साल के सम्मान में एयरफोर्स क्रॉस मिला। अब ब्रिटेन को परमाणु हथियार संपन्न और सक्षम देश के रूप में प्रमाणित किया गया था। हालांकि परमाणु सहयोग की उम्मीदों को स्वेज संकट की विफलता से महज 3 सप्ताह बाद झटका लगा। यह ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा मिस्र के खिलाफ एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद 2 यूरोपीय शक्तियों के लिए इसे सुरक्षित करना था। वैलियंट्स का उपयोग मिस्र के हवाई अड्डों पर पारंपरिक बम गिराने के लिए किया गया था, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर की सलाह के बिना उठाया गया था, जिससे वे बेहद नाराज हुए, न केवल इसलिए कि यूरोप के उनके 2 प्रमुख सहयोगियों ने उन्हें धोखा दिया, बल्कि इसलिए भी कि यह अभियान हंगरी में सोवियत समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह से ध्यान भटका रहा था, जिसे रेड आर्मी के टैंकों द्वारा कुचला जा रहा था। वॉशिंगटन के राजनीतिक और आर्थिक दबाव से ब्रिटेन और फ्रांस को नहर क्षेत्र में मिस्र की सेना को हराने के बावजूद पीछे हटना पड़ा। स्वेज संकट ने ब्रिटेन को सिखाया कि युद्धोत्तर विश्व में उसका एकमात्र विकल्प अमेरिका के सामने एथेंस बनना था। परमाणु सहयोग पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, लेकिन ब्रिटेन को अभी भी साबित करना था कि वह अमेरिकी परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बोझ नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन सकता है। दुर्भाग्यवश, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने यह दिखा दिया था कि उसके पास परमाणु कार्यक्रम के लिए साधन और प्रतिभा है, पेनी द्वारा बनाए गए हथियार पहले से ही पुराने लगने लगे थे। ऑपरेशन हरिकेन की सफलता के कुछ हफ्तों में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगली पीढ़ी के परमाणु हथियार हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। परमाणु विखंडन का उपयोग करके
परमाणु को विभाजित करने के बजाय हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, हाइड्रोजन समस्थानिकों को आपस में मिलाकर विशाल विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करता है। इसे शुरू करने के लिए पहली पीढ़ी के विखंडन परमाणु बम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह बेहद शक्तिशाली होता है। आईवी माइक नामक पहला हाइड्रोजन बम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 नवंबर 1952 को विस्फोटित किया गया था और इसने लगभग 10.4 मेगाटन की शक्ति उत्पन्न की थी, जो हिरोशिमा बम से 700 गुना अधिक शक्तिशाली थी। हाइड्रोजन बम के आविष्कार ने चर्चिल सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की। ऑपरेशन हरिकेन से जुड़ी उम्मीदें टूट गईं कि अमेरिका मैकमोहन एक्ट रद्द करके परमाणु हथियारों के विकास में फिर से सहयोग करेगा। अमेरिका ने नए सुपर वेपन को लेकर अपनी संरक्षणवादी नीतियों को और कड़ा किया, क्योंकि उन्हें इसके नियंत्रण खोने का डर था। सोवियत संघ ने आईवी माइक के 1 साल बाद कम शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया। इससे ब्रिटिश सरकार को सोचना पड़ा कि क्या उन्हें भी हाइड्रोजन बम पर काम शुरू करना चाहिए या सिर्फ अपने फिशन बमों को बेहतर बनाना चाहिए, जिनका अभी भी सामरिक महत्व था, लेकिन वे अमेरिकी या सोवियत हाइड्रोजन हथियारों जैसे डरावने नहीं थे, जिससे ब्रिटेन कमजोर पड़ गया था। इस महत्वपूर्ण समय में चर्चिल सरकार के सामने एक अन्य वर्धमान समस्या थी। दुनिया परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूक हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हथियारों के वायुमंडलीय परीक्षण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग बढ़ रही थी। अमेरिका में यह प्रतिबंध आइजनहावर प्रशासन के अनुकूल था, जिनके पास पहले से ही थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का ज्ञान था। वे इसे सोवियत संघ के विकास को रोकने का तरीका मानते थे, हालांकि यह ब्रिटिश परियोजना को भी प्रभावित करता। एक घटना ने इस आंदोलन को और भी तेज कर दिया, जिसमें एक जापानी मछली पकड़ने वाली नाव लकी ड्रैगन 5 1 मार्च 1954 को बिकिनी एटोल पर अमेरिकी परीक्षण के विकिरण के संपर्क में आई, जिससे एक चालक दल के सदस्य की मृत्यु हुई। राष्ट्रपति ट्रूमैन के आइजनहावर को सत्ता सौंपने से पहले ब्रिटेन के मेगाटन हथियार विकसित करने में अरुचि के आश्वासन के बावजूद 1954 में चर्चिल ने इस पर काम शुरू करने की अनुमति दी। चर्चिल ने यह फैसला अपनी कैबिनेट को 7 जुलाई को सुनाया, लेकिन वहां शायद ही कोई सहमति थी और अपनी सरकार को एकमत करने में उन्हें लगभग 3 हफ्ते की कड़ी बहस करनी पड़ी। 19 जुलाई को ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी की स्थापना की, जिसमें पेनी ओल्डरमास्टन में हथियार समूह के प्रभारी बने रहे। चर्चिल के निर्देश पर पेनी और उनकी टीम ने एक ब्रिटिश हाइड्रोजन बम के डिजाइन पर पुनः काम आरंभ किया। इसी समय मौजूदा ब्रिटिश परमाणु बमों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने का काम भी किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन मोजेक नामक परीक्षणों की एक श्रृंखला हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के तट के पास मोंटेबेलो द्वीप समूह में आयोजित की गई। ये परीक्षण हाइड्रोजन बम परियोजना से जुड़े थे, लेकिन खुद हाइड्रोजन बम नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से वादा किया था कि ऐसे हथियार ऑस्ट्रेलिया में परीक्षण नहीं किए जाएंगे। इसके विपरीत 2 मोजेक परीक्षणों में लिथियम 6 और ड्यूटेरियम का उपयोग कर बम की क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं की जांच की गई। पहला उपकरण 16 मई को और दूसरा 19 जून को विस्फोटित किया गया था। दूसरे हथियार की क्षमता लगभग 60 किलोटन थी, जो ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण किया गया हथियार था। इसी समय विमान निर्माता एवरो एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल विकसित कर रहा था, जो भविष्य में ब्रिटिश परमाणु वॉरहेड्स को लंबी दूरी और बहुत तेज गति से उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ब्लू स्टील नामक इस हथियार का अर्थ था कि युद्ध के दौरान वी बॉम्बर्स को लक्ष्य के ऊपर से उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे सोवियत लड़ाकू विमानों और जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों से उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्लू स्टील बॉम्बर्स से छोटा और तेज था, इसलिए उसके सोवियत रक्षा प्रणाली को भेदने की संभावना ज्यादा थी। 1950 के दशक के मध्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रिटेन की परमाणु हथियार तकनीक अमेरिका या सोवियत संघ की बराबरी करने के करीब है।
उन्हें केवल यह साबित करना था कि वे हाइड्रोजन बम का सफल विस्फोट कर सकते हैं और फिर वे पुनः बराबरी पर होते। पेनी की टीम को पता था कि वातावरणीय परीक्षण जल्द ही खत्म होने वाले हैं, इसलिए उन्हें तेजी से काम करना था। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से मेगाटन श्रेणी के हथियारों पर काम करने के 3 प्रस्ताव रखे, जिन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत अलग पहचान के लिए रंगीन कोडनेम दिए गए। पहले को ग्रीन बांस नाम दिया गया था। यह एक अंतरिम डिजाइन था जिसमें फ्यूजन और फिशन दोनों ईंधनों को एक साथ परतों में रखा गया था। फिशाइल कोर के विस्फोट के लिए एक समान और जटिल 72 बिंदु विस्फोट प्रणाली आवश्यक थी ताकि पर्याप्त विस्फोटक शक्ति प्राप्त की जा सके। इससे न केवल हथियार बड़ा बन गया, जिससे इसे लक्ष्य तक पहुंचाना मुश्किल हो गया, बल्कि फायरिंग के दौरान खराबी की संभावना भी बढ़ी। सबसे बुनियादी तरीका ऑन रेंज हेरल्ड कहलाया गया। यह एक थर्मोन्यूक्लियर बम नहीं होता, बल्कि पहले से चल रहे फिशन हथियारों को बूस्ट करने के शोध पर आधारित होता। ऑन रेंज हेराल्ड परियोजना का नेतृत्व भौतिक विज्ञानी जॉन ब्रायन टेलर ने किया, जो पेनी की टीम के कम अनुभवी सदस्य थे। उन्होंने 1952 में आरएएफ की सेवा छोड़ी और 1955 में पीएचडी प्राप्त की, लेकिन अपनी प्रतिभा और उज्जवल भविष्य का प्रमाण दिया। अगले हथियार को ग्रीन ग्रेनाइट कहा गया। इस डिजाइन के लिए पेनी ने विकिरण विस्फोट और स्टेजिंग से जुड़ा एक फॉर्मूला चुना। इसमें 3 चरण होंगे: टॉम, डिक और हैरी। टॉम प्राथमिक चरण होगा, जिसमें एक सामान्य विखंडन बम शामिल होगा। टॉम बम के विस्फोट से विकिरण उत्पन्न होगी, जो द्वितीयक चरण डिक को संकुचित करेगी, जो एक और विखंडन उपकरण है, और यह आगे हैरी को संकुचित करेगा, जो एक थर्मोन्यूक्लियर तृतीयक है। हालांकि पेनी की टीम में बूस्टिंग थर्मोन्यूक्लियर ईंधन को खोखले कोर के अंदर रखने या चारों ओर लपेटने को लेकर असहमति थी, जैसा कि ऑन रेंज हेराल्ड और ग्रीन बैम्बू में था। इस दौरान पेनी ऑस्ट्रेलियाई सरकार और जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए परमाणु परीक्षण हेतु उनका और अधिक समर्थन हासिल करने में जुटे रहे। इस मामले में वैज्ञानिक की सरल और लगभग शर्मीली प्रकृति ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई जनता की नजरों में काफी सम्मान दिलाया, क्योंकि वे ब्रिटिश राजनेताओं और नेताओं से मिलने वाले आक्रामक और अक्सर घमंडी व्यक्तित्वों के बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में या उसके पास हाइड्रोजन बमों के परीक्षण को लेकर अब भी विरोध था। ब्रिटिश राजनेताओं ने मोंटेबेलो द्वीप समूह को थर्मोन्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए अनुपयुक्त मानते हुए अन्य संभावित परीक्षण स्थलों की खोज आरंभ की। एक समय एक प्रस्ताव दिया गया था कि परीक्षण अंटार्कटिका में किए जाए, लेकिन इससे दोस्तों और दुश्मनों दोनों की ओर से भारी विरोध होता। दक्षिण प्रशांत के कई द्वीपों पर विचार हुआ, जिनमें कुछ न्यूजीलैंड के अधीन थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिडनी हॉलैंड अपने देश में परमाणु परीक्षण के बढ़ते विरोध से वाकिफ थे और 1957 के चुनावों के कारण ब्रिटिश अनुरोधों को ठुकरा दिया गया। जैसे जैसे बमों पर काम आगे बढ़ा, विकल्प सेंट्रल पैसिफिक क्षेत्र के माल्डन द्वीप या मैक्केन द्वीप तक सीमित हो गया। दोनों द्वीप निर्जन और अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त दावे और प्रशासन के अधीन थे। यही उनकी खास बात थी। अंततः आरएएफ और रॉयल न्यूजीलैंड नेवी द्वारा हवाई और समुद्री सर्वेक्षण के बाद माल्डन द्वीप को चुना गया, जबकि पीएम हॉलैंड केवल तभी सहयोग करने को तैयार थे यदि परीक्षण अन्यत्र होते। परीक्षण स्थल के रूप में माल्डन चुने जाने के बाद क्रिसमस द्वीप, अब किरीमाती, पर मुख्य आधार स्थापित किया गया, जो उत्तर में लगभग 400 समुद्री मील दूर है। यहां सैन्य, वैज्ञानिक कर्मी और कई पर्यवेक्षक रहने वाले थे। दक्षिण में पेनरिन द्वीप था, जिसका उपयोग यूनाइटेड स्टेट्स वायुसेना द्वारा तकनीकी निगरानी एवं मौसम स्टेशन के रूप में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने उस भयानक विनाश के लिए क्षेत्र की तैयारी शुरू होते ही इन परीक्षणों को एक कोड नेम दिया। कोड नेम ग्रैपल। चार बहादुर बॉम्बर्स और उनकी टीमें इस अभ्यास के लिए तैनात की गई थी।
सभी आरएएफ नंबरों से संबंधित थे। क्रिसमस द्वीप पर स्थित 49 स्क्वाड्रन, जिसकी कमान विंग कमांडर केनेथ हबर्ड के पास थी। बम के हिस्से लाने के लिए 4 और वेलिएंट विमानों का उपयोग हुआ था। शॉर्ट ग्रेनाइट परीक्षण हेतु अंतिम हिस्से 10 मई 1957 को वेलिएंट द्वारा पहुंचाए गए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक रुख अभी भी इन परीक्षणों के विरोध में था, क्योंकि वे अपना एकाधिकार खोने से डरते थे। फिर भी यूएसएफ ने अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए काफी प्रयास किए। इन डिलीवरी उड़ानों के लिए चालक दल को ईंधन भरने और आराम करने के लिए अमेरिका और हवाई में बेस उपलब्ध कराए। शॉर्ट ग्रेनाइट के अंत के बाद दूसरे दिन वैलिएंट विमानों ने एक ड्रेस रिहर्सल की। 2 वैलिएंट विमान उड़ान भरे, एक डिलीवरी विमान के रूप में और दूसरा निगरानी के लिए, जिसे चालक दल ग्रैंड स्टैंडिंग कहते थे। फिर आखिरकार 15 मई को परीक्षण को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। विंग कमांडर हबर्ड का वैलिएंट विमान क्रिसमस द्वीप से सुबह 9 बजे शॉर्ट ग्रेनाइट डिवाइस से लैस होकर अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरता है। सुबह 10:38 बजे डिवाइस को 45,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया। वैलिएंट ने तेजी से दिशा बदली और बम अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, ताकि गिरने से पहले दोनों के बीच अधिकतम दूरी बनाई जा सके। क्रू के नजरिए से देखें तो वे मूलतः रात में उड़ान भर रहे थे, क्योंकि डिवाइस गिराने से ठीक पहले सभी खिड़कियां ढक दी गई, ताकि क्रू की आंखें तेज चमक से बचें। रिहाई के 52 सेकंड बाद बम विस्फोट हुआ। वैलिएंट्स की खिड़कियों के शटरों में छोड़े गए छोटे छेदों से तेज रोशनी की किरणें खिड़की के फ्रेम को प्रकाशित कर रही थी। कुछ पल बाद विस्फोट की लहर पहुंचने पर हबर्ड के वैलिएंट और ग्रैंडस्टैंड विमान कांप उठे। थोड़ी देर बाद एक कमजोर दूसरा धमाका हुआ, जब झटका लहरें जमीन से टकराकर वापस हवा में उछली। बम को जमीन से 9,000 फीट ऊपर फटने के लिए सेट किया गया था, ताकि फॉलआउट का कारण बनने वाली विकिरणित धूल की मात्रा कम हो सके। धमाके के बाद के घंटों में परिणामों का विश्लेषण करते हुए पेनी घटनाक्रम से कुछ निराश हो गई। धमाका उसकी अपेक्षा से कम था, जिससे सिर्फ 300 किलोटन के क्षेत्र में विस्फोट हुआ। बाद में पता चला कि हबर्ड की टीम अपने लक्ष्य से 383 मीटर चूक गई थी। फिर भी जब भी हवाई अड्डे या छोटे शहर पर हमला होता, यह हथियार सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखता था। ब्रिटिश सरकार ने पेनी की रिपोर्टों के विपरीत संकेत देने के बावजूद परीक्षण को सफल घोषित किया। हालांकि क्या ब्रिटेन वास्तव में एक थर्मोन्यूक्लियर शक्ति बन गया, इस पर वे अस्पष्ट थे। इस बीच पेनी ने ग्रीन ग्रेनाइट परीक्षण रद्द करने और इसके बजाय शॉर्ट ग्रेनाइट डिजाइन संशोधित कर नया पर्पल ग्रेनाइट डिजाइन तैयार करने का निर्णय लिया। इसमें अतिरिक्त यूरेनियम 235 और एक एल्यूमिनियम का बाहरी आवरण होगा। इस बीच ऑरेंज हेरल्ड डिवाइस का दूसरा परीक्षण 31 मई को हुआ, जो काफी घटनापूर्ण रहा। फिर से हथियार को वेलिएंट XD-822 द्वारा ले जाया गया, लेकिन इस बार इसे स्क्वाड्रन लीडर डेव रॉबर्ट्स ने उड़ाया। उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई और सुबह 10:34 बजे ऑरेंज हेराल्ड डिवाइस को वेलिएंट के बम बे से गिरा दिया गया। हथियार गिरते ही रॉबर्ट्स ने विस्फोट की पूरी शक्ति से बचने हेतु नियमित 60 डिग्री का मोड़ लिया। ऐसा मोड़ केवल उपकरणों के सहारे उड़ाया गया, जिसमें एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जिसे इलेक्ट्रिकल एक्सेलेरोमीटर कहा जाता है, जो पायलट को उसकी आगे की गति की जानकारी देता है। दुर्भाग्य से संवेदनशील उपकरण विफल हो गया और रॉबर्ट्स व उनकी टीम खुद को अनुमानित विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जल्द ही अटक गए। जल्दी से एक मैकेनिकल बैकअप का सहारा लेते हुए, जो बिल्कुल आदर्श नहीं था, और अपनी सारी पायलटिंग कौशल का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट्स विमान को स्टॉल से बाहर निकालने में सफल रहे और जैसे ही बूस्टेड फिशन हथियार विस्फोटित हुआ, वे सुरक्षित दूरी तक निकल गए। यद्यपि यह एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार नहीं था, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने ऐसा दावा किया और 1990 का दशक तक सच्चाई का खुलासा नहीं किया। फिर भी फिशन आधारित हथियारों को बूस्ट करने पर किया गया शोध सफल रहा।
ऑन रेंज हेराल्ड का विस्फोट कम से कम 720 किलोटन की शक्ति के साथ हुआ, हालांकि कुछ इसे लगभग 800 के करीब मानते हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा एकल चरणीय परमाणु हथियार विस्फोट है। ब्रिटिश सेना को पता था कि सब कुछ विफल होने पर भी उसके पास एक शहर को नष्ट करने वाला हथियार है, भले ही वह थोड़ा कच्चा हो। हालांकि कच्ची बनावट की वजह से इसकी लागत अधिक थी और इसमें महंगे विखंडनीय पदार्थ की जरूरत पड़ती थी। छोटे ग्रेनाइट हथियार को पर्पल ग्रेनाइट में बदलने के बाद पेनी फिर से थर्मोन्यूक्लियर हथियार का परीक्षण करने के लिए तैयार थे। 19 जून 1957 को स्क्वाड्रन लीडर आर्थर स्टील द्वारा एक और वैलियंट परीक्षण क्षेत्र के लिए उड़ाया गया। संचालन के दृष्टिकोण से परीक्षण बिल्कुल किताबों के अनुसार किया गया था। सब कुछ योजना के अनुसार ही चला, सिवाय एक महत्वपूर्ण तथ्य के। बम की शक्ति केवल 200 किलोटन निकली, जो बेहद निराशाजनक थी। इसका मतलब था कि पेनी के बदलावों के बावजूद यह हथियार पहले बम से भी कमजोर था। यह सभी के लिए निराशाजनक था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह एक थर्मोन्यूक्लियर शक्ति है, जो तकनीकी रूप से सही था, लेकिन सच्चाई यह थी कि महंगे ऑन रेंज हेराल्ड डिवाइस के अलावा ब्रिटेन के पास अभी भी एक शक्तिशाली फ्यूजन हथियार नहीं था, जिससे वह परमाणु शक्तियों की शीर्ष श्रेणी में जगह बना सके। फॉर्मूला को परिपूर्ण करने के लिए और परीक्षणों की जरूरत थी, और वायुमंडलीय परीक्षणों पर संभावित प्रतिबंध के करीब आने से इसकी तात्कालिकता बढ़ रही थी। ओनल्डर मास्टन में टीम ने अपने डिजाइन पर काम आरंभ किया। हथियार के विखंडन हिस्से की शक्ति को बढ़ाकर 45 किलोटन कर दिया गया, जिसका श्रेय यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम के मिश्रित कोर को जाता है। हथियार का निर्माण सरल बना दिया गया। उम्मीद थी कि पिछले हथियारों की जटिलता ही उनके खराब प्रदर्शन का कारण थी। अक्टूबर 1957 में हथियारों को क्रिसमस द्वीप के पास एक परीक्षण क्षेत्र में भेज दिया गया, क्योंकि पहले के परीक्षणों के अधिकांश संसाधन पुनर्वितरित कर दिए गए थे। निरीक्षण स्थलों और हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ, क्योंकि विस्फोट के 1 मेगाटन तक पहुंचने की उम्मीद थी। परीक्षण 8 नवंबर 1957 की सुबह निर्धारित था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ब्रिटिश सरकार ने उस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को आवश्यक सूचना देने में देरी की। यूएसएस पेनी की टीम और आरएएफ वैलियंट के क्रू ने अंतिम जांच पूरी की और विश्राम किया। क्षेत्र में सुरक्षा जांच कर रहा एक आरएएफ शेकलटन समुद्री गश्ती विमान ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरे प्रयास को खतरे में डाल दिया। लाइबेरियाई झंडा लगे मालावाहक जहाज एसएस एफी को सुबह के शुरुआती घंटों में परीक्षण क्षेत्र में गलती से प्रवेश करते हुए देखा गया था। एफी के चालक दल को ब्रिटिश चेतावनी की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे उसके जारी होने के बाद रवाना हुए थे और प्रशांत महासागर को पार करते समय ज्यादातर समय संपर्क में नहीं थे। शेकलटन के चालक दल ने एफी से रेडियो द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु ज्यादातर चालक दल सो रहे थे और रेडियो कक्ष खाली था। इसलिए एचएमएस कोसैक को जहाज की स्थिति की ओर भेजा गया। लगभग 6 बजे शेकलटन ने बताया कि आखिरकार एफी पर किसी ने रेडियो का जवाब दिया है और जहाज सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हुआ। इस बार मीडिया को परीक्षणों के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन 2 अमेरिकी पर्यवेक्षक मौजूद थे। नेवी के रियर एडमिरल जी.एस. पैट्रिक, जो नेवल ऑपरेशंस के चीफ के ऑफिस में एटॉमिक एनर्जी डिवीजन के डायरेक्टर थे, और एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल जॉन डब्ल्यू व्हाइट, जो सशस्त्र बलों की स्पेशल हथियार प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ थे। रॉयल न्यूजीलैंड नेवी ने भी मौसम निगरानी के लिए 2 जहाज दिए, जबकि ब्रिटिश विध्वंसक एचएमएस कोसैक को परीक्षण क्षेत्र की सुरक्षा करनी थी। 07:35 घंटे पर विकर्स वैलियंट एक्सडी 824, जिसे स्क्वाड्रन लीडर बार्नी टी मिलेट ने उड़ाया, ने अपने इंजन चालू करना शुरू किया। उसके विमान के बम बे में राउंड ए नामक डिवाइस रखा गया था और जल्द ही
वह रनवे पर दौड़ रहा था। फिर एक और वैलियंट अपने दल के साथ ग्रैंडस्टैंड पोजीशन में आ गया। ठीक 1 घंटे बाद अंतिम जांच पूरी होने और अनुमति मिलने के बाद बम को उसके विमान से लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर गिरा दिया गया, जिसके बाद उसने तुरंत बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी और नीचे गिरते हथियार से दूर लक्ष्य की ओर मुड़ गया। 08:47 घंटे पर बम फट गया। पर्यवेक्षकों ने महसूस किया कि उन्होंने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली है। विस्फोट न केवल अब तक की किसी भी चीज से बड़ा था, बल्कि यह उनकी उम्मीद से भी बड़ा था। असल में यह काफी बड़ा था, क्योंकि इस ब्रिटिश डिजाइन की गई ब्रिटिश निर्मित बम की शक्ति अंततः 1.8 मेगाटन दर्ज की गई थी। वास्तव में विस्फोट इतना शक्तिशाली और अनपेक्षित था कि द्वीप पर कई इमारतें और खड़े विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इसीलिए जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह अब अमेरिकियों और सोवियतों के साथ थर्मोन्यूक्लियर क्लब में शामिल है, तो यह अब कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अब ब्रिटेन के पास सचमुच अंतिम हथियार था। पांच महीने बाद ब्रिटेन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बम परीक्षण किया, जब 28 अप्रैल 1958 को ग्रैपल वाई डिवाइस ने क्रिसमस द्वीप के तट पर 3 मेगाटन का धमाका किया। 1958 में 4 और परीक्षण हुए। इसके बाद राष्ट्रपति आइजनहावर ने वायुमंडलीय परीक्षण पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जिसे ब्रिटिश कार्यक्रम और वॉल्टर नैश की न्यूजीलैंड सरकार ने भी समर्थन दिया। फिर भी ग्रैपल अपने प्राथमिक लक्ष्य में सफल रहा। उन्होंने अमेरिका को दिखाया कि परमाणु रहस्यों को यूके से छुपाना अनावश्यक है, क्योंकि यूके खुद ही ऐसा कर सकता है। सोवियत संघ द्वारा पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने से चिंतित होकर आइजनहावर की अमेरिकी सरकार ने यूके के लिए परमाणु रहस्यों को साझा करने में अपवाद बनाया, जिससे 1958 का यूएस यूके म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इससे परमाणु विकास में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद अनदेखा सहयोग स्तर शुरू हुआ और ब्रिटिश सेना को अमेरिकी हथियार या डिजाइन सीधे खरीदने की अनुमति मिली। उदाहरण के लिए ब्लू स्टील मिसाइल, जो वी बॉम्बर्स को दूर से भारी सुरक्षा वाले लक्ष्य क्षेत्र पर परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता देती थी, 1927 में सेवा में आई। इसमें लगभग 1.5 मेगाटन शक्ति वाला अमेरिकी W-28 वॉरहेड का ब्रिटिश संस्करण लगा था। हालांकि वैलियंट नामक बम वर्षक, जो ग्रैपल को सफल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण था, इस हथियार का प्रयोग नहीं कर पाया, क्योंकि इसका करियर शीघ्र ही समाप्त हो गया। 1960 के दशक की शुरुआत में CIA और ताइवान द्वारा संचालित कुछ U-2 जासूसी विमानों को सोवियत मिसाइलों ने मार गिराया था। वे अक्सर वी फोर्स बमवर्षकों की अधिकतम ऊंचाई से भी ऊपर उड़ान भर रहे थे। इससे RAF और अमेरिकी बमवर्षक बेड़ों को सोवियत राडारों से बचने के लिए नीचे उड़ना पड़ा, जब वे उनके हथियारों की सीमा में आए। वैलियंट के लिए यह विनाशकारी था, क्योंकि नीचे घने वायुमंडल में कड़े मोड़ लेने से एयरफ्रेम पर जबरदस्त दबाव पड़ा, जिससे उनकी उम्र तेजी से घट गई। उन्होंने अंतिम दिन महत्वपूर्ण लेकिन कम सराहे जाने वाले टैंकर के रूप में बिताए, जो लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को ईंधन देकर उनकी सीमा बढ़ाते थे। सोवियत रॉकेट तकनीक की प्रगति से अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने मिसाइल कार्यक्रम शुरू किए, जो बम वर्षकों को परमाणु प्रतिरोधक के मुख्य वाहक के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार थे। उनकी प्रभावशीलता को और सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पनडुब्बियों के अंदर रखा जाना था, और इससे पोलारिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की शुरुआत हुई, जो ब्रिटिश और अमेरिकी दोनों परमाणु पनडुब्बियों में काम करता था, जिससे दोनों देशों और नाटो सैन्य गठबंधन को सोवियत संघ के अचानक हमले से सुरक्षा मिलती थी। हालांकि यह सहयोग विवादों से मुक्त नहीं था। भारत और जापान का एक महत्वपूर्ण साझेदार फ्रांस इस समझौते से बाहर रखे जाने से नाराज था, और उसे लगा कि उसके साथ भी यूके जैसा बर्ताव होना चाहिए था। इससे फ्रांस ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया और 1960 में एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति बन गया। वह आज तक फ्रांसीसी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बल बनाए हुए है।
आने वाले दशकों में कुछ का तर्क है कि अमेरिका के साथ घनिष्ठ सैन्य मित्रता यूके की स्वतंत्रता के लिए नुकसानदायक रही है, क्योंकि यूके अपने खुद के परमाणु हथियार विकसित करने के बजाय उन्हें खरीदने पर निर्भर हो गया है। यह विशेषकर वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के अति संरक्षणवादी नीतियों के दौर में महत्वपूर्ण रहा है, जिससे यह प्रश्न उठे हैं कि क्या यह सहयोग भविष्य में जारी रहेगा और क्या ब्रिटेन को फिर से खुद के परमाणु हथियार विकसित करने या परमाणु दौड़ से पूर्णतः बाहर होने चाहिए। इस बहस पर ग्रैपल के परमाणु प्रभाव की छाया मंडरा रही है। आज भी ऑस्ट्रेलियाई, ब्रिटिश, कनाडाई और न्यूजीलैंड के सैनिक या उनके जीवित परिवार उन परीक्षणों के कारण हुई चिकित्सकीय स्थितियों के लिए मान्यता और मुआवजे की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि ये हथियार सिर्फ शक्तिशाली विस्फोटक नहीं है जो एक बार इस्तेमाल हो जाए। ये हमें याद दिलाते हैं कि ये हथियार इतने भयानक है क्योंकि पारंपरिक हथियारों के विपरीत हमें इनके इस्तेमाल के परिणामों के साथ दशकों या सदियों तक जीना पड़ता है। और इन्हीं हथियारों की जबरदस्त विनाशकारी शक्ति और इनके कारण होने वाला लगातार क्षय ही परमाणु बम को इतना जबरदस्त प्रतिरोधक बनाता है। देखने के लिए धन्यवाद।